तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है स्टडीम क्लासेस में। आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th का हिस्ट्री आज हम चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद लेना जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस क्लास को अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास जहाँ शेयर करना है क्लास को शेयर कर दीजिए। और क्लास अच्छा लगे प्यारे बच्चों को तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, हम चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए हैं? जो नहीं देखे हैं प्यारे बच्चों जाकर के देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए वेलकम है आप सभी का ऑब्जेक्टिव के इस क्लास में। तो चलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने रहा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने ये करा है कि बताइए इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आता है वर्तमान में? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया। तो बताइए इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो सर वह यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? ऑप्शन ए हैप्सबर्ग, ऑप्शन बी आर्लिया वंश, ऑप्शन सी बुर्बो वंश, ऑप्शन डी जारशाही। तो बताइए किसके मतलब कि किस शासन की पुनः स्थापना की गई थी? तो सर बुर्बो वंश की पुनः स्थापना की गई थी, है कि नहीं? हाँ। नेक्स्ट चलते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए है लाल सेना, ऑप्शन बी कार्बोनरी, ऑप्शन सी फिलिप हेटारिया, ऑप्शन डी डायट। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? सर मेजनी का संबंध कार्बोनरी गुप्त संगठन से था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बताइए नेक्स्ट करा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑप्शन ए में दिया गया इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी प्रसा। तो कौन था प्यारे बच्चों? तो सर इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया था। क्या आप बता सकते हैं ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? सर ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक। मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट चलते हैं, करा कि बताइए काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए दिया गया है सेनापति, ऑप्शन बी फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो बताइए काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो सर काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए दिया गया सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी नाविक। तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या था सर? गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक था। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए जर्मन राय राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राय राज का निर्माण किसने किया था? आता होगा प्यारे बच्चों, जर्मन राय राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? ऑप्शन ए है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी व्यापारियों की, ऑप्शन सी विद्वानों की, ऑप्शन डी पादरी एवं सामंतों की। तो जाल्वेरिन कैसी संस्था थी प्यारे बच्चों? जाल्वेरिन जो थी ना सर, जाल्वेरिन एक व्यापारी की संस्था थी, है कि नहीं? नेक्स्ट चलते हैं, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन यानी कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए में दिया गया है मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो किसने अपनाई थी रक्त एवं लौह की नीति? सर रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला था बिस्मार्क। क्या आप बता सकते हैं बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? सर बिस्मार्क प्रसा का चांसलर था। कहाँ का? प्रसा का। और ये सर बिस्मार्क ने सर जर्मनी को एक किया था, है कि नहीं? नेक्स्ट चलते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया गया 1864, ऑप्शन बी दिया है 1866, ऑप्शन सी दिया गया है 1870, ऑप्शन डी है 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? सर फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1871 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1820, ऑप्शन बी 1821, ऑप्शन सी 1822, ऑप्शन डी 1823। तो बताइए नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? सर नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821 में। कब हुई थी? 1821 में। नेक्स्ट चलते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया फ्रांस, ऑप्शन बी दिया गया ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी दिया गया हंगरी, ऑप्शन डी दिया गया इंग्लैंड। तो चार्टिस्ट आंदोलन सर इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। नेक्स्ट चलते हैं, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? अगर आपको पता है तो बताइए। ऑप्शन ए में दिया गया 1835, ऑप्शन बी में 1832, ऑप्शन सी 1842, ऑप्शन डी 1830। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? सर यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र
1832 में घोषित किया गया। कब? 1832 में। नेक्स्ट, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया 1832, ऑप्शन बी दिया गया है 1815, ऑप्शन सी 1810, ऑप्शन डी 1831। तो कार्बोनरी संगठन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था प्यारे बच्चों? सर वो 1810 में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? ए दिया गया है प्यारे बच्चों 1828, ऑप्शन बी दिया गया है 1829, ऑप्शन सी दिया गया है 1830, ऑप्शन डी दिया गया है 1931। तो एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी प्यारे बच्चों? अगर आपको पता है तो बताइए। सर एड्रियानोपोल की संधि 1829 में हुई थी। कब हुई थी? 1829 में। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए प्यारे बच्चों कह रहा है कि एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए तुर्की रूस, ऑप्शन बी यूनान पोलैंड, ऑप्शन सी तुर्की हंगरी, ऑप्शन डी हंगरी पोलैंड। तो बताइए एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? सर वह हुई थी तुर्की और रूस के बीच, है कि नहीं? हाँ सर, तुर्की और रूस के बीच एड्रियानोपोल की संधि हुई थी, है कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 करा है कि बताइए पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रूस, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है फ्रांस। तो बताइए पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? पोलैंड के विद्रोह को सर रूस ने कुचला था। किसने? रूस ने कुचला था। नेक्स्ट चलते हैं, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया है सेडोन, ऑप्शन बी दिया गया है सेडेवा, ऑप्शन सी दिया गया है साइडान, ऑप्शन डी दिया गया है फ्रैंकफर्ट। तो बताइए 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सर वह युद्ध हुआ था सेडोन में। कहाँ? सेडोन। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो बताइए यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? सर वह रहा था यूनान। किसके लिए? यूनान। ठीक है, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? यानी कि यंग इटली संस्था का विकास किसने किया? ऑप्शन ए दिया गया है मेजनी, ऑप्शन बी काउंट कॉविर, ऑप्शन सी गैरीवाल्डी, ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो बताइए युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? सर युवा इटली संस्था का विकास मेजनी ने किया था। किसने? मेजनी ने। और यंग इटली और यंग यूरोप का किसने किया था? यंग यूरोप यानी कि युवा यूरोप का, सर यंग यूरोप का भी मेजनी ने ही किया था, है कि नहीं? थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। आपका खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आप बता दीजिएगा 20 में आपका कितना सही हुआ। बाय बाय, मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।